Hello dear student, welcome back to Raja classes. In this video, I am going to teach you about some important article of Indian Constitution. तो इस वीडियो में भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद के बारे में डिस्कस किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है, तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वो सबसे पहले आप देख लें, बिकॉज तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो है। क्लियर है? तो याद रखना है, ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो है। मैं इस वीडियो में टोटल अनुच्छेद पे डिस्कस करूंगा, यानी जो भी बचा हुआ अनुच्छेद है सब यहाँ खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे प्रीवियस वीडियो में 162 अनुच्छेद पे डिस्कस किया गया था, यानी लास्ट अनुच्छेद 162 था उस वीडियो का। अब यहाँ पे हम लोग 163 अनुच्छेद पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये राज्य मंत्री परिषद और महाधिवक्ता से रिलेटेड ये जो आप देख रहे हैं 4 अनुच्छेद, ये सभी रिलेटेड है राज्य मंत्री परिषद और महाधिवक्ता से। क्लियर है? तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में मेनली ये है कि मंत्री परिषद राज्यपाल को सलाह के लिए, मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 163 के तहत मंत्री परिषद का गठन होता है, जिसका काम क्या होगा, राज्यपाल को सलाह दे। क्लियर है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में मेनली ये है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, यानी अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में जो अन्य उपबंध होता है वो सारा मेंशन है अनुच्छेद 164 में। आपको मेनली अनुच्छेद 163 याद रखना है, बिकॉज कि ये कई बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में ये पूछा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 165, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कि ये भी अलग अलग एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। इसमें क्या मेंशन है, राज्यों का महाधिवक्ता। तो याद रखना है अनुच्छेद 165 में है राज्यों का महाधिवक्ता, इट मीन्स एडवोकेट जनरल। क्लियर है? तो महाधिवक्ता को इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहा जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं आपको रिकॉल कर देता हूं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी का प्रावधान अनुच्छेद 76 में है। तो याद रखना है कि भारत के महान्यायवादी का प्रावधान अनुच्छेद 76 में है, जो कि केंद्र सरकार का वकील कहलाता है और राज्य सरकार का वकील कहलाता है महाधिवक्ता। तो याद रखना है कि ये 165 में है, यानी राज्यों का महाधिवक्ता, और केंद्र का जो महान्यायवादी होता है वो है अनुच्छेद 76 में। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं अब जो यहाँ पे राज्य के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें मैं क्या करूँगा, केंद्र से रिलेट करके एक एक अनुच्छेद को मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब है अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 में मेनली मेंशन है कि राज्यपाल को जानकारी देने के लिए सीएम का कर्तव्य, यानी मुख्यमंत्री का कर्तव्य, यानी 167 में मेंशन ये है कि मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि राज्यपाल को वो सरकार से रिलेटेड जो भी प्रावधान है या नीति है उसे जानकारी दे, है ना। ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा अनुच्छेद 167 के तहत। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 78। याद रखना है कि पीएम का संबंध है अनुच्छेद 78 में। क्लियर है? तो आपको याद रखना है यहाँ रिलेट करके कि पीएम का कर्तव्य का संबंध है अनुच्छेद 78 से,
और मुख्यमंत्री का कर्तव्य का संबंध है अनुच्छेद 167 से। क्लियर है? यानी प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को सरकार से रिलेटेड नीति, कानून, इन सब चीजों की जानकारी दे। ये अनुच्छेद 78 में मेंशन है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब जो है वो है राज्य का विधानमंडल। यानी राज्य में जो विधानमंडल होता है, राज्य में जो विधि निर्माण का जो भी प्रावधान होता है या कहे आप हाउसेज होता है, वो अब हम लोग देखेंगे, जिसे कहा जाता है राज्य का विधानमंडल। अब है कि अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 में मेंशन है राज्यों के विधानमंडलों का गठन। यानी राज्यों के विधानमंडलों का गठन होता है अनुच्छेद 168 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में मेनली है विधान परिषद की रचना और समाप्ति। यानी विधान परिषद की रचना और समाप्ति अनुच्छेद 169 में है। आपको पता होगा कि कुछ राज्यों में विधान परिषद है, लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कितने राज्यों में विधान परिषद है और वो कौन कौन से राज्य हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में क्या मेंशन है कि विधानसभाओं की संरचना। यानी विधानसभा का संरचना अनुच्छेद 170 में मेंशन है। क्लियर है? अब सवाल ये बनता है कि ये राज्य के बारे में है, तो केंद्र से रिलेटेड क्या अनुच्छेद है? तो आपको पता होगा कि एक अनुच्छेद है 79 यानी 79, जो संबंध है संसद से। मैं यहाँ पर सिर्फ 100 लिख रहा हूँ, यानी संसद आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है अनुच्छेद 80, जो जिसका संबंध है राज्यसभा से। क्लियर है? उसके बाद है अनुच्छेद 81, जिसका संबंध है लोकसभा से। तो आपको ये याद रखना है रिलेट करके कि जैसे 79 में है संसद, उसी तरह 168 में है राज्यों का विधानमंडल। जिस तरह केंद्र में कानून बनाता है संसद, उसी तरह राज्य में कानून बनाता है राज्य का विधानमंडल। क्लियर है? नेक्स्ट है उसी तरह कि अनुच्छेद 80 यानी राज्यसभा, तो उसी तरह अनुच्छेद 169 है जो कि राज्य में विधान परिषद है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 81 जो कि लोकसभा है, उसी तरह राज्य में विधानसभा है अनुच्छेद 170। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह अगर रिलेट करके पढ़ते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि जो भी प्रीवियस अनुच्छेद है वो भी साथ साथ रिकॉल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में मेनली ये है कि विधान परिषदों की संरचना। यानी विधान परिषद की जो संरचना है वो अनुच्छेद 171 में मेंशन है। क्लियर है? नेक्स्ट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अनुच्छेद 172। इसमें क्या है कि विधानमंडल की अवधि, यानी विधानमंडल जो राज्यों का जो विधानमंडल है उसका क्या अवधि होगा, उसका क्या कार्यकाल होगा, ये अनुच्छेद 172 में है। आपको पता होगा कि विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 इयर्स है, और उसके बाद विधान परिषद, जिसको मैं शॉर्ट में वीपी लिख रहा हूँ, विधान परिषद, तो ये क्या होता है, परमानेंट हाउस होता है, लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं वो 6 इयर्स के लिए चुने जाते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 174। तो अनुच्छेद 174 में मेनली है कि विधानसभा के सत्र, सत्रावसान और विघटन, यानी विधानसभा के
सत्र, 17 अवसान और विघटन का चर्चा है अनुच्छेद 174 में। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 176 में मेनली राज्यपाल के बारे में है। तो इसमें चर्चा है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, यानी राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण होता है वो अनुच्छेद 176 में मेंशन है। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा किया गया है, यानी विधानसभा के जो भी अध्यक्ष होते हैं या उपाध्यक्ष होते हैं, इससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 178 में मेंशन है। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 182। अनुच्छेद 182 में है कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, यानी विधान परिषद में जो सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं, इसका चर्चा है 182 में। क्लियर है। अब जो अनुच्छेद है वो रिलेटेड है उच्च न्यायालय से, यानी हाई कोर्ट से। क्लियर है। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 214। तो अनुच्छेद 214 में मेनली है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, यानी राज्यों का जो हाई कोर्ट होता है उसके बारे में चर्चा है अनुच्छेद 214 में। आपको पता होगा कि अनुच्छेद 124 में चर्चा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यानी उच्चतम न्यायालय या फिर आप कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 में मेनली चर्चा है हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, यानी हाई कोर्ट क्या है, एक तरह का अभिलेख न्यायालय है। इसकी चर्चा है अनुच्छेद 215 में। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 में है हाई कोर्ट का गठन, यानी हाई कोर्ट का गठन किया जाता है अनुच्छेद 216 के तहत। क्लियर है। तो आपको मेनली यहाँ पर 3 अनुच्छेद याद रखना है उच्च न्यायालय से रिलेटेड। क्लियर है। नेक्स्ट अब है जो कि हाई कोर्ट से रिलेटेड ही है अनुच्छेद 217। तो अनुच्छेद 217 में है हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो नियुक्ति होता है वो अनुच्छेद 217 के तहत होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान या इससे रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशन है वो अनुच्छेद 217 में मेंशन है। क्लियर है। नेक्स्ट है जो कि बीवीआई है, बिकॉज कि ये भी कई बार एग्जामों में अलग अलग छोटे बड़े एग्जामों में पूछा गया है अनुच्छेद 226। तो अनुच्छेद 226 में है हाई कोर्ट को रीट निकालने की शक्ति, यानी हाई कोर्ट को 5 तरह के रीट निकालने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 226 के तहत है। अब यहाँ पर है अनुच्छेद 226 जो रिलेटेड है हाई कोर्ट से। तो सवाल ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जो रीट जारी करती है तो इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद है 32। तो याद रखना है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, है ना, ये सभी जो रीट है इसका संबंध सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस तरह की रीट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। मैं आपको बता दूं कि टोटल 5 तरह का जो रीट होता है उसके बारे में डिटेल में चर्चा प्रीवियस वीडियो में किया गया है, यानी पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो आप जरूर देखें, बिकॉज कि उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट
टॉपिक पे चर्चा किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा, भाग 1 से लेकर भाग 5 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉलिटी में, तो उसमें भाग 1 और भाग 5 से रिलेटेड अनुच्छेद पे चर्चा किया गया है। क्लियर है? तो इसलिए आप वो वीडियो जरूर देखें। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 231। तो अनुच्छेद 231 में मेनली है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट। आपको पता होगा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होता है, तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 231 में। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि टोटल हमारे देश में कितने हाई कोर्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट है जो कि न्यायालय से ये लास्ट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 233। तो अनुच्छेद 233 मेनली रिलेटेड है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। तो यहाँ पर ये है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। आई होप कि ये सारा अनुच्छेद आपको क्लियर हो गया होगा जो कि रिलेटेड था न्यायालय से। क्लियर है? अब नेक्स्ट है भाग 7। तो अभी तक जो हम लोग देखे थे वो भाग 6 था। तो आपको याद रखना है कि भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक है। तो अब चर्चा करेंगे हम लोग भाग 7 पे। तो भाग 7 में एक ही अनुच्छेद पे यहाँ पे मेंशन किया गया है, बिकॉज कि एक ही अनुच्छेद यहाँ इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 239 में याद रखना है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, इट मीन्स जो यूटीज होता है, यूनियन टेरेटरीज या फिर केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 239 में है। क्लियर है? अब नेक्स्ट है भाग 9 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड ये भाग है हमारे संविधान का। तो भाग 9 में क्या है? स्थानीय स्वशासन, इट मीन्स लोकल गवर्नमेंट, और यू कैन से कि पंचायत। क्लियर है? तो पंचायत का चर्चा है हमारे संविधान के भाग 9 में। तो सबसे पहला अनुच्छेद है 243। तो 243 में क्या है? परिभाषा। इट मीन्स ये हुआ कि 243 में मेनली स्थानीय स्वशासन का परिभाषा है। क्लियर है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 का क। तो अनुच्छेद 243 के क में क्या है? ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के बारे में आपको पता होगा, तो इसका संबंध है अनुच्छेद 243 क से। वैसे तो स्थानीय स्वशासन पे एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, बट मैं आपको बता दूं कि ये एक रिवीजन पर्पस से वीडियो है, या फिर आप कह सकते हैं ये अनुच्छेद से रिलेटेड वीडियो है। तो यहाँ पर मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, बिकॉज कि फिर ये अनुच्छेद का टॉपिक ही बदल जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि स्थानीय स्वशासन पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्लियर है? बिकॉज कि ये भी एक बड़ा टॉपिक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज कि समटाइम्स बच्चे ये कहते हैं कि सर आप डिटेल में यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। तो मैं पहले ही बता दूं कि ये अनुच्छेद पे चर्चा किया जा रहा है, इसीलिए सिर्फ मैं यहाँ अनुच्छेद के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 ख। अनुच्छेद 243 ख में है कि पंचायतों का गठन, यानी पंचायतों का जो गठन किया जाता है स्थानीय स्वशासन में, वो किया जाता है अनुच्छेद 243 ख के तहत। क्लियर है? नेक्स्ट अनुच्छेद है 243 ग। तो 243 ग में है पंचायतों की संरचना, यानी पंचायत का क्या संरचना होगा, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 243 ग में। क्लियर है? तो आई होप कि ये स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट है 243 घ। तो 243 घ में है स्थानों का आरक्षण। इसका क्या मतलब हुआ, यानी 243 घ में मेनली प्रावधान जो है वो आरक्षण से रिलेटेड है, यानी रिजर्वेशन है। आपको पता होगा कि स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए अलग रिजर्वेशन होता है, उसके बाद SC ST के लिए अलग रिजर्वेशन होता है। तो ये जो SC ST या महिला का जो आरक्षण है, इससे रिलेटेड प्रावधान है अनुच्छेद 243 घ में। क्लियर है। अब नेक्स्ट अनुच्छेद है 243 रो। 243 रो में है पंचायतों की अवधि। तो पंचायतों का अवधि या फिर आप कह सकते हैं कि पंचायतों का कार्यकाल का प्रावधान अनुच्छेद 243 रो में है। तो आपको पता होगा कि पंचायत का कार्यकाल होता है 5 इयर्स, जैसा कि लोकसभा का कार्यकाल या विधानसभा का कार्यकाल 5 इयर्स का होता है, उसी तरह पंचायतों का कार्यकाल भी होता है 5 इयर्स का। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 च। अनुच्छेद 243 च में है सदस्यता के लिए निर्हरताएं, यानी जो लोकल गवर्नमेंट में यानी स्थानीय स्वशासन में जो सदस्य बनते हैं, यानी जैसे मुखिया, वार्ड कमिश्नर या सरपंच या फिर जिला परिषद, इसका जो एलिजिबिलिटी होगा उससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 च में है। जैसा कि आपको पता होगा 21 ईयर्स यानी 21 साल मिनिमम एज है पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए। यानी अगर आपका एज मिनिमम 21 ईयर अगर हो गया है तो आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। क्लियर है। तो यही आप कह सकते हैं कि 243 में ये सभी प्रावधान है। नेक्स्ट है 243 छ। तो 243 छ में है पंचायतों की शक्तियां, यानी पंचायत के पास जो पावर होता है इससे रिलेटेड प्रावधान है अनुच्छेद 243 छ में। नेक्स्ट है जो कि पंचायत का लास्ट अनुच्छेद यहाँ पे मेंशन है अनुच्छेद 243 ट। अनुच्छेद 243 ट में है पंचायतों के लिए निर्वाचन। तो पंचायतों के लिए जो निर्वाचन होता है इससे रिलेटेड प्रावधान है अनुच्छेद 243 ट में। मैं आपको बता दूं कि पंचायतों का निर्वाचन यानी पंचायतों का जो चुनाव होता है इसका चुनाव राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। क्लियर है। तो आपको याद रखना है कि पंचायतों का चुनाव आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता है, पंचायतों का चुनाव कराया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं कि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट है जो कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड भाग है, भाग 9 का क। तो संविधान के भाग 9 के क में है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, इट मीन्स नगर पालिका। तो नगर पालिका का संबंध है संविधान के भाग 9 के क में। तो इससे मेनली आपको याद रखना है कि नगर पालिका अनुच्छेद 243 तो यानी 243 तो से लेकर 243 य 6 तक है। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि नगर पालिका का संबंध किस अनुच्छेद से है। आपको याद रखना है कि 243 तो से लेकर 243 य 6 तक नगर पालिका का प्रावधान है। यहाँ पर मैं 2 अनुच्छेद मेंशन किया हूँ, आपको इससे रिलेटेड 2 ही अनुच्छेद याद रखना है। जैसे पहला अनुच्छेद है 243 तो, इसमें नगर पालिका का परिभाषा है, और 243 थ में क्या है, नगर पालिका का गठन। तो याद रखना है कि 243 तो में है नगर पालिका का परिभाषा,
और 243 में है नगर पालिका का गठन। क्लियर है। अब भाग 10 यानी हमारे संविधान के भाग 10 के बारे में हम लोग देखेंगे। तो भाग 10 का अनुच्छेद 244 में क्या है? SC ST क्षेत्रों का प्रशासन, यानी जो भी SC ST क्षेत्र है उसका प्रशासन अनुच्छेद 244 में मेंशन है। या फिर आप कह सकते हैं कि SC ST क्षेत्रों से रिलेटेड जो प्रशासन है इससे रिलेटेड प्रावधान अनुच्छेद 244 में मेंशन है। आई होप कि आपको ये स्लाइड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है संविधान के भाग 11। तो अब हम लोग संविधान के भाग 11 को देखेंगे। तो संविधान के भाग 11 में मेनली है संघ और राज्यों के बीच में संबंध, यानी संघ यानी केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में संबंध से रिलेटेड ये भाग है। तो ये है अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। तो याद रखना है कि भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच में संबंध, और ये है 245 से 243 अनुच्छेद तक। क्लियर है। ये भी भाग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कि इसमें बहुत सारा इस भाग से क्वेश्चन बना है। तो जो भी इम्पोर्टेंट इस भाग से अनुच्छेद है वो मैं सारा यहाँ मेंशन किया हूँ। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद है 245। तो 245 में मेनली है संसद और विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, यानी संसद और विधान मंडल द्वारा जो भी विधि बनाया जाएगा उसका विस्तार से रिलेटेड प्रावधान है अनुच्छेद 245 में। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 246 क। अनुच्छेद 246 क में है वस्तु और सेवा कर, जिसे आप कहते हैं GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे GST कहते हैं शॉर्ट में, तो इसका प्रावधान या फिर आप कह सकते हैं कि GST किस अनुच्छेद में है? 246 क में। क्लियर है। नेक्स्ट है 248 अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 248 में है अवशिष्ट विधायी शक्तियां, यानी अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा किया गया है अनुच्छेद 248 में। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है अनुच्छेद, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 को समझना है बिकॉज कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। राज्य सूची के विषय आपको पता होगा कि संविधान के अनुसूची 7 में 3 सूची है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ बात हो रहा है राज्य सूची पर। तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, यानी जो राष्ट्र हित में कोई ऐसा कानून है लेकिन वो राज्य सूची में मेंशन है, तो उससे रिलेटेड जो कानून या विधि बनाएगी वो संसद बनाएगी, यानी संसद को यह शक्ति प्राप्त है। और संसद में भी आपको याद रखना है राज्यसभा को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? राज्यसभा को। मैं इसे फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जैसा कि आपको पता है कि राज्य सूची में जितना भी जो भी विषय होता है उस पे कानून बनाने का शक्ति राज्य सरकार के पास होता है, लेकिन 249 अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि राज्य सूची में कोई ऐसा विषय है जो राष्ट्रीय हित का है, यानी जो नेशनल, यानी जो इसमें देश की बात हो, जो राष्ट्रीय हित से रिलेटेड है, तो उस पे विधि बनाने का शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और संसद में भी स्पेशली किसके पास है? राज्यसभा के पास है।
क्लियर है? आई होप कि ये अनुच्छेद आपको क्लियर हो गया होगा और आपको ये अनुच्छेद याद रखना है, बिकॉज ये अनुच्छेद कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 253। तो अनुच्छेद 253 में है अंतरराष्ट्रीय करारों की प्रभावी के लिए विधान। यानी जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट होता है या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, उससे रिलेटेड जो भी विधान है, इसके बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 253 में। क्लियर है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 257। तो अनुच्छेद 257 में क्या है? कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। यानी कुछ कंडीशन में राज्यों पर संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेगुलेशन होता है, इससे रिलेटेड प्रावधान है अनुच्छेद 257 में। क्लियर है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसमें क्या प्रावधान है। अंतरराज्यीय नदियों या घाटी संबंधी विवाद। मीन्स इसमें प्रावधान है अनुच्छेद 262 में कि अंतरराज्यीय नदी मतलब कोई ऐसा नदी, वैसे तो जितना भी नदी है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है ना। हमारे देश में लगभग नदी जितना भी है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है। एकाक नदी ऐसा है जो कि एक ही राज्य में उसका ओरिजिन होता है और उसका अंत होता है, बट ज़्यादातर जो नदी है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है, तीसरे राज्य में, चौथे राज्य में, इस तरह जाती है। तो इससे रिलेटेड जो भी विवाद होता है राज्यों के बीच में, तो इसके बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 262 में। मैं इसे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अनुच्छेद 262 में मेनली प्रावधान ये है कि अंतरराज्यीय नदी या कोई घाटी, ठीक है, यानी कोई ऐसा नदी जो कि 2 राज्यों 3 राज्यों में उसका, या फिर आप कह सकते हैं कि जो वो 2 राज्यों या 3 राज्यों में जाती है वो नदी। वैसे तो जितना भी नदी है मैं पहले ही बताया हूँ कि लगभग नदी इंडिया में 2 से 3 राज्यों में, 4 राज्यों में जाती है। तो इससे रिलेटेड कई राज्यों के बीच में विवाद होता है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला, इन सब राज्यों के बीचों में मतलब नदी के जल से रिलेटेड विवाद होता है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रावधान है अनुच्छेद 262 में। आई होप कि आपको अनुच्छेद 262 क्लियर हो गया होगा। आपको मेनली इस स्लाइड में मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जैसे कि आप इस स्लाइड में कौन कौन से अनुच्छेद याद रख सकते हैं। जैसे आप एक याद रख सकते हैं 246 को, बिकॉज कि ये इसका संबंध है जीएसटी से। उसके बाद आप याद रख सकते हैं अनुच्छेद 249, बिकॉज इसका संबंध क्या है, राज्य सूची से रिलेटेड विषय पर जो संसद को विधि बनाने का पावर है वो अनुच्छेद 249 में है, इसलिए ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप 253 याद रख सकते हैं और नेक्स्ट आप 262 याद रख सकते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है अनुच्छेद 263। तो अनुच्छेद 263 में क्या है कि विधान परिषद के संबंध में उपबंध। एक मिनट में देख लेता हूं यहाँ पर क्या होगा, सॉरी, अंतरराज्यीय, यहाँ पर विधान परिषद होगा, है ना। विधान परिषद के संबंध में उपबंध, यानी विधान परिषद के संबंध में उपबंध का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 263 में। एक मिनट, मुझसे थोड़ा गलती हो रहा है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। विधान परिषद यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पर आई थिंक यस कंफर्म अंतरराज्यीय परिषद होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर याद रखना है, मैं इसे फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं हो। यहाँ पर ऑब्लिक है तो यहाँ पर मेनली क्या होगा,
मैं फिर से बता दे रहा हूं, अनुच्छेद 263 में प्रावधान है अंतरराज्यीय परिषद। तो अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध ये अनुच्छेद 263 में है। मीन्स ये हुआ कि जो अंतरराज्यीय परिषद होता है, जो कि नदी और घाटी से रिलेटेड जो भी विवाद होता है अलग अलग राज्यों के बीच में, तो उसका निपटारा अंतरराज्यीय परिषद करता है। तो इससे रिलेटेड प्रावधान है अनुच्छेद 263 में। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से भाग 11 खत्म होता है। अब शुरू है यहाँ से भाग 12। तो भाग 12 में जो अनुच्छेद है वो है 279, 280, 292, 293 और 300 का क। तो इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 279 का क में क्या है, वस्तु और सेवा कर परिषद। अब मैं यहाँ पर फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको ले जा रहा हूँ। प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पर ये है, जैसा कि आप यहाँ पर देखे हैं अनुच्छेद 246 क। यहाँ क्या मेंशन है, वस्तु और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान, यानी जीएसटी से रिलेटेड जो विशेष प्रावधान है इसकी चर्चा है अनुच्छेद 246 क में। क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको लेके जाता हूं। यहाँ क्या चर्चा है, 279 क में, 279 क में चर्चा है वस्तु और सेवा कर परिषद, यानी जीएसटी काउंसिल जो होता है इससे रिलेटेड प्रावधान है अनुच्छेद 279 क में। आई होप कि आपको ये दोनों अनुच्छेद क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो अनुच्छेद है, इसमें इस अनुच्छेद से भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो 280 में क्या है, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। क्लियर है। तो याद रखना है वित्त आयोग की चर्चा है अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 292। अनुच्छेद 292 में मेनली क्या है, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, यानी भारत सरकार जो उधार लेती है अदर कंट्री से, तो इससे रिलेटेड प्रावधान है अनुच्छेद 292 में। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 293। अनुच्छेद 293 में है राज्यों द्वारा उधार लेना, यानी राज्य जो उधार लेती है चाहे वो अदर कंट्री से या फिर अदर स्टेट से, तो इससे रिलेटेड प्रावधान है अनुच्छेद 293 में। क्लियर है। आई होप कि आपको ये दोनों अनुच्छेद समझ में आ गया होगा, जो कि उधार से रिलेटेड है, यानी 292 में है भारत सरकार द्वारा उधार लेना और 293 में है राज्यों द्वारा उधार लेना। क्लियर है। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद अनुच्छेद 300 का क। अनुच्छेद 300 के क में क्या है, विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं। मतलब आपको पता होगा कि पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, जो अनुच्छेद 19 के एफ में था। क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 19 के एफ में हुआ करता था, जो एक मौलिक अधिकार था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के कैटेगरी से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे डाल दिया गया अनुच्छेद 300 के क में। तो 300 के क के अकॉर्डिंग संपत्ति अब क्या होगा कि विधि के प्राधिकार के बिना
यानी विधि कानून के दायरे में रहकर, है ना, संपत्ति से वंचित नहीं, मतलब कि यानी आपका जो भी संपत्ति है वो आप उससे आपको वंचित नहीं किया जाएगा। ये आप कह सकते हैं कि विधि के खिलाफ नहीं किया जाएगा। अगर कोई आप इलीगल किसी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं तभी वो संपत्ति आपसे सरकार छीन सकती है। अदरवाइज अगर आप लीगली आपके पास ऑथेंटिक कागज है तो आप उस संपत्ति के ओनर हैं। इट मीन्स अगर आप लीगली किसी संपत्ति के मालिक हैं तो आपको उस यानी सरकार के अंदर कोई अधिकार नहीं है कि वो संपत्ति आपसे छीन ले या फिर उस संपत्ति से आपको वंचित किया जाए। क्लियर है? तो याद रखना है अनुच्छेद 300 क में मेनली आपको यही याद रखना है कि अनुच्छेद 300 क में संपत्ति से रिलेटेड प्रावधान है। या फिर सवाल ये भी बनता है कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था जो कि अनुच्छेद 19 के एफ में था, है ना। अब संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है जो कि अब कानूनी अधिकार है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 300 के क। क्लियर है? आई होप कि यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है संविधान के भाग 14। तो संविधान के भाग 14 में यहाँ पे 2 अनुच्छेद में मेंशन किया हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं, यानी ऑल इंडिया जो सर्विस होता है, अखिल भारतीय सेवाएं, इससे रिलेटेड प्रावधान है अनुच्छेद 312 में। आपको पता होगा अखिल भारतीय सेवाओं में 3 सेवाएं आता है जिसमें पहला आप कह सकते हैं IAS। क्लियर है? उसके बाद है IPS। क्लियर है? यानी इंडियन पुलिस सर्विस, और IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसके बाद है IFS। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। IFS मीन्स यहाँ पर ये नहीं है, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, यहाँ है IFS मीन्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अखिल भारतीय सेवाएं इट मीन्स ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड प्रावधान है अनुच्छेद 312 में। और अखिल भारतीय सेवाओं में जो 3 सेवाएं आता है वो है IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसके बाद है IPS इंडियन पुलिस सर्विस। उसके बाद है IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। क्लियर है? तो याद रखना है IFS मीन्स है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। क्लियर है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। मीन्स ये हुआ अनुच्छेद 315 में UPSC है और जितना भी स्टेट PCS होता है इससे रिलेटेड प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 315 में। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं और अनुच्छेद 315 में UPSC और स्टेट PCS है। क्लियर है? तो ये जो 2 अनुच्छेद है इसमें बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है। आई होप कि अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब नेक्स्ट है संविधान के भाग 15। तो संविधान के भाग 15 का यहाँ पर अनुच्छेद है 324। तो आपको पता होगा अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग है। तो यहाँ पर है कि चुनावों के पर्यवेक्षण, नियंत्रण, निर्देशन चुनाव आयोग द्वारा। तो इससे रिलेटेड प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 324 में। मेनली आपको यहाँ याद रखना है कि अनुच्छेद 324 में
क्या प्रावधान है? चुनाव आयोग, या फिर आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में है। क्लियर है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 में क्या है? चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यानी चुनाव जो होगा वो वयस्क मताधिकार पे होगा। इससे रिलेटेड प्रावधान है अनुच्छेद 326। आपको पता है कि हमारे देश में मिनिमम एज जो रिक्वायरमेंट है वोटिंग करने के लिए वो 18 इयर्स है, तो इससे रिलेटेड प्रावधान है अनुच्छेद 326 में। क्लियर है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 329। तो अनुच्छेद 329 में मेनली है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन यानी रोक। मतलब कि निर्वाचन संबंधी मामला में न्यायालय का हस्तक्षेप से रिलेटेड जो रोक है वो है अनुच्छेद 326 में। मतलब कि न्यायालय संबंधी जो भी मामला होगा निर्वाचन संबंधी जो भी मामला होगा तो न्यायालय के हस्तक्षेप का क्या है कि न्यायालय उस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कह सकते हैं कि निर्वाचन अगर फेयर ढंग से नहीं हो रहा है तो न्यायालय क्या करेगी, उस इलेक्शन पे रोक लगा देगी। तो इससे रिलेटेड प्रावधान है अनुच्छेद 329 में। क्लियर है? मैं इसे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अनुच्छेद 329 में मेनली ये प्रावधान है कि अगर निर्वाचन संबंधी कोई निर्वाचन संबंधी मामला, इट मीन्स ये हुआ कि निर्वाचन अगर फेयर ढंग से नहीं हो रहा है या फिर और भी किसी तरह का कि कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो एक्शन लेगी यानी हस्तक्षेप करेगी वो न्यायालय करेगी। आप एग्जाम्पल के तौर पर अभी रिसेंटली में जो चंडीगढ़ में मामला हुआ था जिसमें कि निर्वाचन जो है फेयर ढंग से नहीं हुआ था या फिर आप कह सकते हैं कि रिजल्ट फेयर ढंग से नहीं सुनाया गया था मेयर के चुनाव में, तो आप देखे थे सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था। तो ये जो प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट जो हस्तक्षेप किया, इससे रिलेटेड प्रावधान किसमें है? 329 में। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है वो है संविधान के भाग 16। तो संविधान के भाग 16 में है कि अनुच्छेद 330। तो अनुच्छेद 330 में क्या प्रावधान है कि लोकसभा में SC ST का आरक्षण, यानी अनुच्छेद 330, 331 और 332 आपको एक ही साथ समझना होता है और आपको ये एक ही साथ याद रखना है कि अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में SC ST का आरक्षण। क्लियर है? अनुच्छेद 331 में है लोकसभा में आंग्ल भारतीय का आरक्षण। अनुच्छेद 332 में है विधानसभा में SC ST का आरक्षण। क्लियर है? तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि 330 में है लोकसभा में SC ST का आरक्षण, 331 में है लोकसभा में आंग्ल भारतीय का आरक्षण और 332 में है विधानसभा में SC ST का आरक्षण। एक और भी आप यहाँ रिलेट करके याद रख सकते हैं 333। 333 में है विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का आरक्षण। क्लियर है? तो आपको यहाँ याद रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट में कि ST का लोकसभा में आरक्षण है 47 सीट, यानी 47 सीट आरक्षित है ST के लिए लोकसभा में और SC के लिए 84 सीट है लोकसभा में आरक्षित। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सवाल बनता है कि विधानसभा में SC ST का क्या सीट आरक्षित है, तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान है। तो ये सवाल
एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। सवाल पूछा जाता है कि लोकसभा में एससी का आरक्षित सीट कितना है, तो याद रखना है 84 और एसटी का है 47। क्लियर है। आई होप कि ये चारों अनुच्छेद आपको क्लियर हो गया होगा, यानी 330, 331, 332 और 333। क्लियर है। अब है 334। तो 334 में मेनली क्या है, 70 वर्ष बाद सीटों का आरक्षण समाप्त। मतलब जिस समय संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लागू हुआ था, तो उस समय ये प्रावधान किया गया था कि 70 वर्ष बाद सीटों का आरक्षण जो दिया जा रहा है एससी, एसटी और आंग्ल भारतीय को, इसे समाप्त कर दिया जाएगा। क्लियर है। लेकिन क्या हुआ कि अगर आप 1950 में 70 ऐड करते हैं, तो आप जैसे 70 अगर आप ऐड कर देते हैं 1950 में, तो आंसर होगा यहाँ पर 7 5 12, तो 2 हो गया और यहाँ 1 दे देंगे तो 20 हो गया, यानी हो गया 2020। मीन्स हुआ क्या कि अनुच्छेद 334 के तहत, यानी अनुच्छेद 334 में प्रावधान ये है कि 70 वर्ष के बाद सीटों का जो आरक्षण है वो समाप्त कर दिया जाएगा। तो वो ये खत्म हो गया था दोस्तों 2020 में। क्लियर है। लेकिन 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया कि संविधान में संशोधन करके इसे फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अब क्या है, 2030 तक ये आरक्षण एज इट इज रहेगा। क्लियर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 334 मैं फिर से एक ब्रीफ में रिपीट कर दे रहा हूं। अनुच्छेद 334 में है कि 70 वर्ष बाद सीटों का आरक्षण समाप्त। मतलब 70 वर्ष कहाँ से जोड़ना है, जब संविधान लागू हुआ था यानी 1950 से। 1950 से अगर 70 वर्ष जोड़ेंगे तो 2020 में ये आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी जैसे कि अगर आरक्षण देने का मेन पर्पस अगर देखा जाए तो जो भी एससी एसटी हैं इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ये प्रावधान किया गया था। लेकिन आपको पता है अभी तक एससी एसटी मुख्य धारा में नहीं आया है, जिसमें कि मेन है कि जातिवाद बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से नहीं हुआ है। तो केंद्र सरकार ने ये एक बहुत ही अच्छा स्टैंड लिया था 2020 में, तो संविधान में संशोधन करके इसे 10 साल और बढ़ा दिया गया है, जो कि 2030 हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप एक मोरल नॉलेज आप ले सकते हैं कि जो ये जातिवाद जो होता है ये किसी सरकार के द्वारा या किसी भी पार्टी के द्वारा, या जैसे मैं अभी आपको बोलूँगा, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो आप खुद से इस चीज़ के बारे में खुद डिसाइड कर सकते हैं कि जातिवाद कितना ज़्यादा गलत है। मीन्स ये हुआ कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जातिवाद को मानते हैं या नहीं मानते हैं। ये आज भी हमारे समाज में एक बुराई है, जिसे कि लोग मतलब क्या होता है कि मैं अक्सर देखता हूँ कि जो आज भी क्या होता है, जो छोटे कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो छोटे समाज से बिलोंग करते हैं, आज भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जबकि हमारे संविधान में ऑलरेडी है, अनुच्छेद 17 है, 14 है, फिर भी हम लोग ऑन ग्राउंड जो है वो अप्लाई नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इतना पढ़ने के बाद भी अगर हम लोग जाति, धर्म, जात इन सब चीज़ों में बटे रहते हैं तो क्या फ़ायदा है इतना ज़्यादा एजुकेशन लेने का या फिर इतना संविधान पढ़ने का।
क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में ये बात आया होगा कि जातिवाद हमें नहीं करना चाहिए। क्लियर है। वैसे ये आप पे डिपेंड करता है। मैं पहले ही बताया हूँ कि क्या कोई सरकार या किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये खत्म नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ हम लोग खुद इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे तभी ये खत्म होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है जो कि अब है भाग 17। तो भाग 17 में आपको पता होगा राजभाषा है। तो राजभाषा से रिलेटेड अब हम लोग अनुच्छेद पे डिस्कस करेंगे। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में है संघ की राजभाषा। तो संघ की राजभाषा का चर्चा अनुच्छेद 343 में है। ये भी अनुच्छेद कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 में है राज्य की राजभाषा। तो याद रखना है, यहाँ रिलेट करके समझना है। अनुच्छेद 343 और 345 को दोनों को एक ही साथ समझना है। 343 में है संघ की राजभाषा और 345 में है राज्य की राजभाषा। क्लियर है। नेक्स्ट है 348। अनुच्छेद 348 में है एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, एचसी यानी हाई कोर्ट और अधिनियम विधेयक की भाषा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कौन सी भाषा यूज किया जाएगा, इससे रिलेटेड प्रावधान है अनुच्छेद 348 में। या फिर बहुत जैसे अधिनियम पास होता है, कोई जैसे कानून पास होता है, विधेयक पास होता है, उसकी भाषा क्या होगा, इससे रिलेटेड प्रावधान है अनुच्छेद 348 में। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 350 का क। अनुच्छेद 350 के क में क्या प्रावधान है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। यानी प्राथमिक स्तर पर किसी भी बच्चे को उसके मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति, कोई बच्चे अगर हिंदी राज्य से बिलोंग करता है तो उसे मातृभाषा यानी हिंदी में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देनी चाहिए। या फिर कोई तमिलनाडु से बिलोंग करता है तो उसे प्राथमिक स्तर पर तमिल भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। बिकॉज कि जब बच्चे हम लोग रहते हैं तो उस समय क्या होता है कि हम लोग अपनी मातृभाषाओं में इजीली समझते हैं चीज़ों को। इसीलिए ये साइंटिफिक मेथड भी है, साइंस का भी कहना है कि अगर आप चीज़ों को अच्छे तरह से गेन करना चाहते हैं तो जो इनिशियल स्टेज होता है लर्निंग का, उस समय हमें मदर टंग में पढ़ना चाहिए या बच्चों को मदर टंग में पढ़ाना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो 350 के क में है। मीन्स 350 के क में है प्राइमरी लेवल पर जो शिक्षा दी जाएगी वो मदर टंग यानी मातृभाषा में दी जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 350 का ख। अनुच्छेद 350 के ख में है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के विशेष अधिकार। यानी भाषाई अल्पसंख्यक ग्रुप अगर है, जैसे कि एक धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक होता है, यहाँ है भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग। जैसे कोई ऐसा ग्रुप है जो वो भाषा वो बोलता है, उसकी संख्या बहुत कम है, उसे ही कहेंगे भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग। तो इससे रिलेटेड विशेष अधिकार जो है या फिर आप कह सकते हैं विशेष प्रावधान अनुच्छेद 350 के ख में है। नेक्स्ट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। यानी अनुच्छेद 351 में प्रावधान है कि हिंदी भाषा का विकास करें, है ना। यानी राज्य यानी सरकार का ये दायित्व होगा
कि वो हिंदी भाषा का प्रोत्साहन करे, विकास करे। इसके से मतलब इससे रिलेटेड जो प्रावधान है अनुच्छेद 351 में है। क्लियर है। आई होप कि आपको ये भाग 17 जो कि राजभाषा है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड है जो कि भाग 18 है हमारे संविधान का। तो हमारे संविधान का भाग 18 आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 352 से 360 तक है। क्लियर है। इसमें क्या है, इमरजेंसी यानी आपातकाल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग है, ये आपको याद रखना है। इसमें जितना भी अनुच्छेद में मेंशन किया हूँ 352 से 360, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे अलग अलग एग्जामों में सवाल बना है। तो पहला अनुच्छेद है 352। तो 352 में क्या मेंशन है, राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी। इससे रिलेटेड प्रावधान है अनुच्छेद 352 में। वैसे तो आपातकाल भी एक सेपरेट इस पे वीडियो बन सकता है, बिकॉज ये भी एक बड़ा चैप्टर है ना। जब हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं तो प्रेसिडेंट के पास ही ये पावर होता है इमरजेंसी को लगाने का, तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड भी एक सेपरेट वीडियो मैं डाल दूंगा। क्लियर है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है हमारे देश में कब कब नेशनल इमरजेंसी लगा था। मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, टोटल 3 बार लगा। तो आपको बताना है किस ईयर में लगा। क्लियर है। नेक्स्ट है 355। अनुच्छेद 355 में है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य। मीन्स ये हुआ कि बाह्य आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति से राज्यों को रक्षा देना या राज्यों को प्रोटेक्ट करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगा, वो संघ के पास होगा। मतलब ये हुआ केंद्र सरकार का ये दायित्व है कि राज्य की रक्षा करे बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से। क्लियर है। जैसे कि आपको पता है कि अभी मणिपुर में आंतरिक अशांति है, तो ये संघ सरकार के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है या कर्तव्य है कि उस अशांति को खत्म करे। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन राज्यों में। तो राज्यों में अगर संवैधानिक ढंग से सरकार नहीं चल रही है या फिर राज्य में अगर सरकार गिर जाती है, तो कोई पार्टी अगर बहुमत में नहीं है या फिर कोई पार्टी अगर सरकार नहीं बना पाती है, तो उस संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 358 में है आपात के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन। तो याद रखना है जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है, यानी जैसे ही 352 लागू होता है, स्वतः 358 लागू हो जाता है। क्लियर है। यानी 352 जैसे ही लागू होगा, राष्ट्रीय आपातकाल जैसे ही लागू होगा, 358 अनुच्छेद स्वतः लागू हो जाता है। यानी अनुच्छेद 19 मीन्स हुआ अनुच्छेद 19 में जितने भी प्रावधान है, अनुच्छेद 19 में अलग अलग अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 19 का ए है, बी है, ये सारा जो जितने भी हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 19 के तहत, वो सारा निलंबित हो जाता है आपातकाल लागू होने के मतलब तुरंत बाद कह सकते हैं या स्वतः। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 में क्या प्रावधान है, आपातकाल अन्य अधिकार, मतलब हुआ
कि जितना भी अनधिकार का निलंबन होगा, जैसे कि अनमौलिक अधिकार, या अनधिकार का मतलब हुआ अनमौलिक अधिकार। जैसा कि आप देखे हैं अनुच्छेद 358 में क्या था, कि अनुच्छेद 358 में है कि जो हमें मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत जो मिला हुआ है वो स्वतः निलंबित हो जाता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। लेकिन अनुच्छेद 359 जो है ये स्वतः लागू नहीं होता है, इसे लागू किया जाता है वो सिचुएशन के आधार पे होता है। लेकिन इसमें प्रावधान क्या है, बाकी अन्य जो हमें अधिकार मिला हुआ मौलिक अधिकार वो सारा निलंबित हो जाता है, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर। क्लियर है? आई होप कि आपको ये 358 और 359 क्लियर हो गया होगा। मैं इसे ब्रीफ में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। 358 में है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन होना, और 359 में है अदर जितने भी मौलिक अधिकार हैं 20 और 21 को छोड़कर सभी का निलंबित होना। क्लियर है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360 में है, जो कि हमारे देश में एक बार भी नहीं लगा है। आई होप कि कभी लगना भी नहीं चाहिए, बिकॉज कि वित्तीय आपातकाल का मतलब ये हुआ देश जो है वित्त के मामले में यानी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है देश में। तो ऐसा हम लोग उम्मीद भी नहीं करेंगे कि हमारे देश में कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आए। बट एक बार 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था हमारे देश में। सिर्फ 10 दिन के लिए हमारे पास वित्त बचा हुआ था, लेकिन उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा क्या हुआ कि ऐसा नियम या कानून बनाया गया जिसे कहा जाता है लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन, और लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन एलपीजी का था, लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का प्रावधान जो लाया गया था, जिससे क्या हुआ हमारे देश में उस समय यानी 1991 में ये वित्तीय जो भी संकट था वो टल गया। तो आप कह सकते हैं कि वित्तीय आपातकाल हमारे देश में कभी भी नहीं लगा है, या फिर आप कह सकते हैं अनुच्छेद 360 का प्रयोग हमारे देश में आज तक नहीं किया गया है। उम्मीद करेंगे कि ये कभी किया भी ना जा सके। क्लियर है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 में क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा किए गए कार्य न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। यानी राष्ट्रपति अपने पद में जब बने हुए हैं और राज्यपाल जब अपने पद में बने हुए हैं, उस समय वो जो भी कार्य करेंगे न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। ये इसका प्रावधान है अनुच्छेद 361 में। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड है जो कि लास्ट स्लाइड है, यानी इस सीरीज का जो मैं चला रहा हूं प्रमुख अनुच्छेद का सीरीज, ये लास्ट स्लाइड है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये लास्ट अनुच्छेद अब जितना भी बचा हुआ ये है, ये सभी लास्ट अनुच्छेद है। इसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि ये सीरीज समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 364। अनुच्छेद 364 में क्या प्रावधान है, महापत्तनों और विमान क्षेत्रों का अनुबंध। महापत्तनों जो सी पोर्ट होता है जिसे बंदरगाह कहते हैं, विमान क्षेत्र जैसे एयरपोर्ट वगैरह होता है, इससे रिलेटेड प्रावधान है अनुच्छेद 364 में। क्लियर है? अनुच्छेद 365 में क्या है, अनुच्छेद 365 में है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन। यानी संघ द्वारा जो भी निर्देश दिया जाएगा, जो भी ऑर्डर दिया जाएगा, सभी राज्यों का ये दायित्व है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस निर्देश का अनुपालन करना। इससे रिलेटेड प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 365 में है। क्लियर है?
अब है अनुच्छेद 368। तो आपको पता होगा अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन, यानी संविधान का जो संशोधन किया जाता है इससे रिलेटेड प्रावधान है अनुच्छेद 368 में। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 370। तो अनुच्छेद 370 में क्या प्रावधान है कि आपको पता होगा 370 जो कि अभी समाप्त कर दिया गया है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड था। तो सवाल ये बन सकता है कि अनुच्छेद 370 जम्मू एंड कश्मीर में कब लागू किया गया था। तो ये डेट के साथ आपको याद रखना है, बिकॉज कि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा 26 अक्टूबर 1947। तो याद रखना है कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एंड कश्मीर में 370 लागू किया गया था, लेकिन 2019 में संविधान में संशोधन करके इसे समाप्त कर दिया गया है और जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जिसे बना दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है अनुच्छेद 369। अनुच्छेद 369 में है संसद राज्य सूची में कानून, यानी संसद से रिलेटेड जो राज्य सूची, यानी मतलब हुआ राज्य सूची में जो भी कानून है उसमें जो संसद जो कानून बनाएगी वो 369 के तहत बनाएगी, लेकिन ये जो कानून होगा वो मात्र 1 साल वैलिड होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 में क्या मेंशन है, महाराष्ट्र एवं गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध, यानी अनुच्छेद 371 में है महाराष्ट्र एवं गुजरात से रिलेटेड है ये, यानी महाराष्ट्र और गुजरात को जो विशेष उपबंध मिलता है वो अनुच्छेद 371 के तहत मिलता है। क्लियर है। अब जो मैं यहाँ पर एक ट्रिक जो लिखा हूँ, ये अनुच्छेद 371 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अनुच्छेद 371 1, अनुच्छेद 371 2, अनुच्छेद 371 3, इसी तरह से ये पूरा मैं ट्रिक के माध्यम से ये आपको समझाऊंगा, बिकॉज कि इससे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है। तो इसे अगर आप ट्रिक से पढ़ेंगे तभी याद हो जाएगा, अदरवाइज आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है, नाम आपका सीमी आलू गोभी कटहल। तो अब यहाँ पर ये क्या है, जैसे नाम यहाँ आपको यहाँ पर 1 2 3 4, जैसे कि 1 2 3 n यानी 1 2, a यानी 2, m यानी 3, इस तरह करके नंबरिंग कर देना है जिस तरह मैं यहाँ पर किया हूँ। तो n फॉर क्या होगा, नागालैंड, यानी 371 के 1 में नागालैंड से रिलेटेड प्रावधान है, या फिर आप कह सकते हैं कि नागालैंड राज्य का जो विशेष उपबंध है वो 371 1 में है। अब मैं बार बार ये 371 1 2 या 3 में रिपीट नहीं करूँगा, आप खुद समझ सकते हैं कि 371 की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे 371 2, 371 3, इस तरह ये सारा है। तो ए से क्या होगा, यानी 371 2 में क्या है, असम। उसी तरह एम से होगा मणिपुर जो कि 3 में है। यहाँ पर ए से क्या होगा, आंध्र प्रदेश को जो विशेष उपबंध है ये 371 4 में है। उसी तरह एपी का क्या मतलब होगा, एपी यानी अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश ही होगा, एपी मतलब यहाँ पर आंध्र प्रदेश में वीवी यानी विश्वविद्यालय की स्थापना। क्लियर है। उसके बाद है सी यानी याद रखना अनुच्छेद 371 6, सिक्किम से रिलेटेड प्रावधान है। उस तरह मी यानी अनुच्छेद 371 7, इसमें है मिजोरम से रिलेटेड प्रावधान। उसी तरह आलू में याद रखना है आपको 371 8 यानी अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड प्रावधान है। उसी तरह गोभी में आपको याद रखना है 371 9 यानी गोवा से रिलेटेड प्रावधान है। और कटहल में आपको याद रखना है अनुच्छेद 310 यानी कर्नाटक।
तो इस तरह ये सभी जो 371 का जो आप कह सकते हैं कि जो उसके अंदर जो सब क्लाउज है अनुच्छेद का, वो सारा मैट्रिक के माध्यम से आपको समझाया हूँ। और आप यहाँ ये याद रखना है आपको, ये सभी विशेष प्रावधान है अलग अलग राज्यों को 371 के सब क्लाउज के अकॉर्डिंग। क्लियर है। अब यहाँ पर है 394 का क। तो 394 के क में क्या है, संविधान का हिंदी में अनुवाद राष्ट्रपति के द्वारा, यानी संविधान का जो हिंदी में अनुवाद किया गया है वो अनुच्छेद 394 के क के तहत किया गया है, जो कि यानी ये जो प्रावधान जो लाया गया था वो 1987 में हुआ था, या फिर आप कह सकते हैं कि 1987 में ये प्रावधान लाया गया था और ये 58वां संविधान संशोधन था। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये सारा सीरीज यानी जितने भी ये अनुच्छेद के बारे में डिस्कस किया गया है, कुछ प्रमुख अनुच्छेद हमारे संविधान का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ मैं लिंक डाल दूंगा, या फिर आपको यहाँ पर जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे लास्ट में एंड स्क्रीन जो आता है उसमें आपको पॉलिटी नाम से प्ले लिस्ट शो होगा, तो वहाँ से आप सारा वीडियो देख सकते हैं। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा और ये सीरीज आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह आप कमेंट में बताते रहें कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, बिकॉज़ कि अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि आप कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और आप कितना ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं, और बाकी जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी कन्फ्यूज़न होता है, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। क्लियर है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।